अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेस्ला कॉइल का। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो निकोला टेस्ला साहब हैं वो उनकी पूरी बायो हमने डिस्कस की थी और उनकी जो इजादात हैं वो भी हमारे सामने हमने डिस्कस की थी। अब हम उसमें से एक जो उनकी ईजाद थी टेस्ला कॉइल, आज उसके मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें हम आपको डिस्कस शुरू करते हैं। इनकी जो पहली इजाद थी वो थी टेस्ला कॉइल। तो टेस्ला कॉइल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो बनती है कि जैसे कि ये एक लो करंट के ऊपर हाई वोल्टेज रेजोनेंस वोल्टेज देती है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अ टेस्ला कॉइल इज़ एन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट। 1891 के अंदर निकोला टेस्ला साहब ने इसको इजाद किया था। तो इसकी निकोला टेस्ला की जो कंपोजिशन है उससे डिस्कस करने से पहले इसके थोड़े से मैं बेसिक बताऊं कि निकोला टेस्ला साहब के जहन में ये कॉइल बनाने का ख्याल आया क्यों था। तो वो आया इसलिए था कि आपको पता ही है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जी थॉमस एडिसन और टेस्ला साहब का आपस में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्यूट हो गया था। और चूंकि आपको पता है कि जो एडिसन साहब थे वो डीसी करंट के ऊपर काम करने के माहिर थे, जबकि एसी का उनको इतना नहीं पता था। और एसी करंट जो अल्टरनेटिव करंट है ये टेस्ला साहब की ही इजाद है। तो ट्रांसफार्मर भी जो है वो टेस्ला साहब ने ही बनाया और उसमें जो आपको पता ही है कि जो बेसिक इसकी कंपोजिशन होती है वो ये होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल जो होता है, जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाते हैं तो उस कॉइल की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि असर करता है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव, यानी इलेक्ट्रिसिटी मूव होने लग जाती है। यानी कि अगर हमने स्टेप अप करना है तो हमें सेकेंडरी कॉइल की जो वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो इससे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और अगर हम इसी को कम कर देंगे प्राइमरी से तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एक चीज़ जो बात थी वो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसके और जो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। अगर फ़र्ज़ कर लें हम इसमें दो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हम इसमें फ़ासला बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक पहुंचता ही नहीं और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब टेस्ला साहब का जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करें कि पूरी दुनिया को बग़ैर तार के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें। ये बेसिकली उनका इस चीज़ का आइडिया था। इस चीज़ को समझने के लिए हमने, जैसे अभी ट्रांसफार्मर का हमने सारी डिस्कशन कर ली, अब हम इसको किस तरीके से, अब ये बनेगा कैसे, इसको समझने के लिए जो टेस्ला साहब थे इन्होंने मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर और रेजोनेंस के ऊपर और वाइब्रेशन के ऊपर तहकीक शुरू की। और उनको ये महसूस हुआ कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको वो कहते थे रेजोनेंस। और ये दुनिया में हर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की अपनी अपनी मुख्तलिफ़ रेजोनेंस है। अब इस रेजोनेंस को समझने के लिए हम दो चीज़ों का एग्जांपल लेते हैं। पहला, जैसे कि ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक बॉक्सर है जो कि एक पंचिंग बैग के ऊपर पंच लगा रहा है। अब ये मुसलसल अगर इसके ऊपर पंच लगाता रहेगा तो ये पंचिंग बैग थोड़ा सा आगे हिलेगा और रुक जाएगा और इसके दरमियान कोई भी किस्म की स्विंग स्विंग यानी कि झूला टाइप की चीज़ जनरेट नहीं होगी। अगर मैं इसी चीज़ को रिवर्स में एक और तरीके से लें, जैसे कि अभी ये हमें झूला नज़र आ रहा है जिसको हम पींग भी कहते हैं। अगर इस पींग के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो इसको सही वक्त के ऊपर धक्का लगाए तो आपको पता ही है कि ये झूला झूलने लग जाएगा, यानी स्विंग चल पड़ेगी। यानी बॉक्सर और झूले के दरमियान दोनों की रेजोनेंस तो थी, लेकिन दोनों की रेजोनेंस में फ़र्क क्या था कि बॉक्सर जो है वो सही वक्त पे सही मुक्का नहीं लगा रहा, जबकि झूले में जो सही वक्त के ऊपर सही ज़ोर लग रहा है। उम्मीद है आप दोनों को, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस वक्त
सही वक्त के ऊपर सही ज़ोर लग जाए तो वहाँ पे उसकी रेजोनेंस शुरू हो जाती है। तो सेम इसी एग्जांपल को आप लेते हुए हम अब इस कॉइल की तरफ आते हैं कि टेस्ला साहब ने भी यही चीज़ सोची कि अगर हम जिस वक़्त वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा तो उस वक़्त कोई ऐसा झटका लगा दिया जाए जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी उसी रेजोनेंस के ऊपर आ जाए जो उसकी स्टार्टिंग थी। इसी चीज़ इसको देखने के लिए इसी एग्जांपल को अगर हम उठा के इलेक्ट्रिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो टेस्ला साहब ने यहाँ पर इसकी के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया। और जैसे हम सबको पता ही है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को अपने अंदर होल्ड कर लेता है। और अब ये किस वक्त निकले, यानी कि सही वक्त कौन सा होगा, किस सही वक्त के ऊपर ये निकले और ये दोबारा से वो जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्स की जो रेजोनेंस है उसको सही वक्त पे ज़ोर लगा दे। तो इसके लिए इन्होंने कैपेसिटर के आगे एक इंडक्टर भी लगा दिया। तो अब ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों का जो कम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग सर्किट। ये जो चीज़ जैसा तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, ये जब इन्होंने अपने टेस्ला साहब ने अपने कॉइल के साथ लगाया तो लगाने के बाद ये सही वक्त के ऊपर सही झटका देता था और उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो चारों तरफ फैलना शुरू हो गई। अब चूँकि ये वो अब चाह ये रहे थे टेस्ला साहब कि ये किसी तरीके से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री में बग़ैर तार के पहुंचना शुरू हो जाए। लेकिन चूँकि उनकी 1943 के अंदर उनकी डेथ हो गई तो वो उस चीज़ को तजर्बे को मुकम्मल कर नहीं पाए। उसके बाद के जो साइंसदान उन्हीं के तजर्बात को लेके आगे बढ़े तो उनको ये महसूस हुआ कि भाई जो हम जितनी एनर्जी हम इसमें लगाते हैं उतनी हमें आउटपुट पे नहीं मिलती। तो इस वजह से ये तो टेस्ला कॉइल बन तो गई मगर उसके बाद ये किसी किस्म के ख़ास या कामों में इस्तेमाल नहीं हुई। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ला कॉइल का बेसिक्स आपको समझ में आई होगी। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और हम आइंदा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।